नमस्कार। न्यूज लेटर विचराकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज खास विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राम कविंद्र जी। राम कविंद्र जी के बारे में विस्तार से परिचय कराना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। ये फिलहाल इतना ही बता दूं कि समकालीन चिंतन पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे चंद्रयान 3 पर। तो डॉक्टर साहब, चंद्रयान 3 की जो उपलब्धियां हुई, जो भारत की ओर से, इस उपलब्धियों को कई तरीके से परिभाषित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक आम नागरिक के रूप में हम इस रूप में देखते हैं कि यह भारत की उपलब्धियां भी बड़ी उपलब्धियां हैं और इस पर हमको खुश होना भी चाहिए, गर्व करना चाहिए। लेकिन एक आम आदमी से हट कर जो हमारी राजनीति जिस चश्मे से इस उपलब्धि को देख रही है, तो थोड़ा हम चाहेंगे कि आप क्या कहेंगे। धन्यवाद राकेश जी। यह आपने बड़ा मौजूद सवाल पर चर्चा शुरू की है। जी। पिछले 2-3 दिनों से जी। जब चंद्रयान 23 तारीख को शाम 6:04 पर चांद के सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लिया, तो देश में एक बड़ा ही उत्साह है। आम आदमी के लिए यह उत्साह उचित भी है। हम लोगों ने हमेशा देखा है, वो चाहे 1974 का पोखरण विस्फोट हो या फिर 1999 में अटल जी के द्वारा कराया गया विस्फोट हो, उस सब पर देश ने बहुत ताली बजाई, बहुत खुशी मनाई। और धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। तो जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, जी। तो हमारे सामने इसके दो पहलू हैं। जी। पहला इसका वैज्ञानिक पहलू है और दूसरा इसका राजनीतिक पहलू। चूंकि आपने राजनीति की बात जरा जोर देकर की है, जी। तो मैं राजनीतिक पहलू से ही शुरू करना चाह रहा हूं। जी। इसके राजनीतिक पहलू के भी दो पक्ष हैं, एक तात्कालिक और दूसरा दीर्घकालिक। जी। तो तात्कालिक पहलू तो यही है कि तुरंत देश में चुनाव होने जा रहा है और जो रूलिंग पार्टी है देश में, वह कहिए तो एक तरह से बहुत सेकी है कि चुनाव का नतीजा क्या होगा। तो इसको एक उपलब्धि के रूप में दिखाने की कोशिश हो रही है। जी। और यह एक तरफा भी नहीं है, दूसरी तरफ भी कोशिश हो रही है कि सचमुच यह देश की बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अंतर कहां हो रहा है? जहां रूलिंग पार्टी मामले को इस रूप में पेश कर रही है जैसे यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकल उपलब्धि है। जी। इसके विपरीत कांग्रेस इस बात को इस रूप में पेश कर रही है कि आज की यह उपलब्धि बहुत महान उपलब्धि है, सच है यह, लेकिन इसकी नींव नेहरू ने रखी थी जब उन्होंने 1962 में एक संस्था खड़ा की थी जिसका नाम था इनकॉस्पार, जी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी। और वही आगे चलकर 1969 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बना इसरो। जी। इसके संस्थापक होने का वैज्ञानिक श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। तो इसकी स्थापना करने का श्रेय कांग्रेस लेना चाहती है। यह बात सही भी है।
तो अब इसमें पूरी चीजों को हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें, जी अब वो चाहे नेचुरल साइंस के नजरिए से देखें या सोशल साइंस के नजरिए से देखें, जी तो टाइम हमेशा एक कॉन्टिन्यूटी में चलता है, जी समय की निरंतरता बराबर बनी रहती है, और वर्तमान, अतीत और भविष्य के बीच दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी होता है। उस ढंग से देखा जाए तो यह बात सही है, और वैज्ञानिक इसको मान भी रहे हैं कि जो पूरी उपलब्धि, आप अगर इसके आज के जो चेयरमैन हैं जी उनकी बात को लीजिएगा, एस सोमनाथ को, तो ये नहीं कहते हैं कि इसका सारा श्रेय हमारे ऊपर जाता है, जी ये दबाव नहीं करते, वो यह मानते हैं, वो यहां तक भी मानते हैं कि के सिवन के नेतृत्व में चंद्रयान 2 की जो विफलता हुई है, हमने उससे भी सीखा है। जी मतलब ये कि आज इस सोमनाथन के नेतृत्व में जो सफलता मिली है, उसका श्रेय विक्रम साराभाई से शुरू होता है, और इस बीच में जितने वैज्ञानिकों का योगदान है वो सब समाहित है एस सोमनाथन के, जी और एस सोमनाथ के उपलब्धि में। लेकिन राजनीति में क्या हो रहा है? राजनीति में हो रहा है कि हमारे पहले न कुछ था, और हमारे बिना भविष्य में भी कुछ नहीं होगा। हमारे पहले 1000 साल अंधकार युग था, और आज जो प्रकाश फैला रहे हैं वह आगे के 1000 साल तक आलोकित करता रहेगा। यह बिल्कुल ही गैर वैज्ञानिक नजरिया है। इसलिए हम इस मामले को इसी रूप में देखें कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, इसका मुख्य श्रेय मैं वैज्ञानिकों को ही दूंगा, जी और फिर मैं कहूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जिस कठिन परिश्रम से इस उपलब्धि को हासिल किया है, वे सचमुच धन्यवाद के पात्र हैं। अब जैसे आप देखिए, हम वही एक तुलना कर रहे थे जी इस मिशन में, चंद्रयान 3 के मिशन में कितने का बजट आया है, कितना खर्च हुआ है? मात्र 615 करोड़ रुपए। जी लेकिन जरा इसी संदर्भ में आप तुलना कर लीजिए कि जो रूस का लूना 25 है, उसका बजट कितना रहा है? 1600 करोड़। और उसके पहले चीन ने जो मिशन भेजा था शायद 2020 में, उसका बजट कितना रहा है? 1700 करोड़। तो इतनी भारी राशि, इतना अंतर दोनों में, इसमें तो निश्चित तौर पर वैज्ञानिकों ने जिस किफायती ढंग से काम किया है वह काबिल तारीफ है। लेकिन विज्ञान में बहुत किफायती होने की गुंजाइश भी नहीं रहती, जी उसका खामियाजा हमें दूसरे ढंग से भुगतना पड़ता है, और वह है समय। जी अब इसकी तुलना आप करेंगे तो चंद्रयान को चांद पर पहुंचने में कितना समय लगा? जी लगभग 6 सप्ताह, जी 40 दिन। जी और जरा इससे तुलना कीजिए कि लूना 25 जो मिशन क्रैश कर गया, उसको कितना दिन लगा था ऑर्बिट में पहुंचने में? 1 सप्ताह। और उसी ढंग से चीन के मिशन को कितना समय लगा था? 1 सप्ताह।
और आगे बढ़ जाइए जी। तो अपोलो 11 जो 1969 में अमेरिका ने चांद पर भेजा था, उसको कितना समय लगा था? मात्र 4 दिन। तो यहां सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, यहां सवाल टेक्नोलॉजी का है। जी। जिसके पास जितनी उन्नत टेक्नोलॉजी होगी वह उतना जल्दी बाजी मार लेगा। तो इसमें हम लोग काफी पीछे हैं, तो सर काफी आपको हम पीछे। आपको थोड़ा रोकते हैं। अभी प्रधानमंत्री हमारे विदेश में थे, आज विदेश से भारत हाँ। में पहुंचे हैं, तो आते आते चले गए वहाँ इसरो का जो मुख्यालय है, जहाँ वहाँ वहाँ उतरे, जाके वैज्ञानिकों से मिले हैं। जो होता है अपना भाषण देना, मिलना जुलना, तस्वीरें खिंचवाना, सब है वहाँ। उन्होंने नारा लगाया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, एक नया जोड़ दिया कि जय अनुसंधान। लेकिन आप जो हम्म। आपने जो बातें कही कि भैया जो बजट की बातें हैं, जो पूंजी की बातें हम्म। हैं, जो समय समय की बातें हैं, तो सिर्फ नारा हम्म। लगाने से और उसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या करना है, जिसमें ईमानदारी दिखनी हम्म। चाहिए। तो आपके हिसाब से हम्म। तो कहीं कोई ईमानदारी दिख नहीं रही है। तो जो दिख नहीं बिल्कुल रही। नहीं। जी। बल्कि मैं आपको इसमें एक फैक्ट बता दूं जी। कि आप इसरो के बजट पर ध्यान दीजिएगा तो 2023-24 का जो इसरो का बजट है वह पिछले साल की बजट से 8% घटाया गया है। आप इस पर भरोसा करेंगे? उसमें 8% की कमी आई है। वह माने इस साल का जो बजट है वह 12,543 करोड़ का था, जबकि इसके पिछले साल का बजट 13,000 करोड़ से ऊपर का था। जी। तो ये बजट घटाने का क्या तुक है? क्या यह सिर्फ हमारे देश की आर्थिक कमजोरी का लक्षण है? तब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यह बजट घटाया जा रहा है, लेकिन जरा गौर कीजिए तो हमारे देश के नेताओं के आराम तलबी और अय्यासी में कोई कमी आ रही है क्या? हाँ, तो उस बजट का तो उनकी सर सुरक्षा पर उनकी सुरक्षा पर कितने खर्च होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज से उड़ते हैं, वो सारी दुनिया जानती है कितना महंगा है। उनके विज्ञापन पर कितना खर्च होता है? मुझे जहां तक याद है कि 3,000 करोड़ रुपया यहाँ विज्ञापन पर खर्च होता है प्रतिवर्ष। जी। 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 वो आंकड़ा आपको ज्यादा हमसे मालूम होगा। जी। 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 तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मितव्ययी होना अच्छी बात है, लेकिन मितव्ययी होने के लिए सबसे पहले हमारे जो राजनेता हैं, जिनको हमारे देश की जनता आदर्श समझती है, उनको अपने आचरण से यह साबित करना होगा कि हम भी मितव्ययी हैं। जी। तो सवाल यहां है, सवाल सिर्फ वो संकट का नहीं है, सवाल प्रायोरिटी का भी है। तो यह उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। और अब रही बात वहां इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने की, अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन यह बहुत चर्चा में बात चल भी रही है कि यह 23 तारीख को जो जश्न मन रहा था, प्रधानमंत्री को उस समय तो सब्र करना चाहिए था। जी। यह तो सबसे पहला मौका था कि सबसे पहले वैज्ञानिक जश्न मना लेते, उसके बाद हमारे राजनेताओं को यश लूट था। जी। तो यह एक रेस चल रहा है, और उस रेस के पीछे मुख्य कारण यह भी है कि यह चुनावी दंगल में
इसका फायदा कौन उठा लेता है, कौन इसको हथिया लेता है। यह एक तात्कालिक ये है कारण है इसको इतना हाइप बनाने का। जी ये राजनीतिक रूप से मैं समझता हूं। और फिर तो दीर्घकालिक राजनीति में इसका बहुत लंबा प्रभाव होने वाला है, जो पूरी भू राजनीति को प्रभावित करेगा। जी जिस पर हम आगे बात करेंगे। जी जब हम यह बात करेंगे कि हम आगे के वैज्ञानिक संदर्भ में कैसे जाएंगे, जी। तो इस पर जब हम बात करें तो हम आगे बात करें, या फिर आप इसमें कुछ और जानना चाहेंगे? इसमें सर देखिए, जो उपलब्धि को जो लेकर बातें हो रही है, ठीक है, राजनीति है, उस पर भी आपने स्पष्ट किया जो जो रहा है उसके पीछे क्या मंशा है। लेकिन हमारी व्यक्तिगत चिंता या जो चिंता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो संभावनाओं के जो द्वार खुल रहे हैं ना, जो इस अनुसंधान के माध्यम से जो संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं, और उस संभावनाओं के दोहन की जब होड़ मचेगी, और यह होड़ स्वाभाविक रूप से सिर्फ भारत की ओर से नहीं होगी, पूरी दुनिया की ओर से होगी। उसमें अब जब पूंजी हम्म। के मामले में ही है, जब दोहन करने की बात होगी, तो उसमें हम अमेरिका के मुकाबले कहाँ टिकेंगे, तो उसके मुकाबले जो बहुत बहुत बजट लेके जाता है। हम तो अब तो लोग हम्म। कह रहा है कि भाई, चीन तो बोल रहा है कि वहां हम लाइब्रेरी पर क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी खड़ा कर देंगे। कोई अमेरिका बोल रहा है कि हम आदमी को भेज करके वहां कुछ करेंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे, तो बहुत आगे तक पूरी दुनिया बढ़ रही है। तो जो दोहन की जो बातें होगी, जो संसाधन की दोहन की, जो वहां कुछ हो सकता है, जो चांद पर कुछ हो, जैसे जमीन पर की स्थिति तो जो है वो आप देख ही रहे हैं पूरी दुनिया में क्या हो गई है। तो वहां क्या आप उस हम्म। नजरिए से कुछ देखते हैं इसको, जो दोहन की जो बात है, जो संसाधनों के दोहन की बात है, जो कुछ हो रहा है, इस पर हम आना चाहते हैं थोड़ा। बिल्कुल सही, मैं इसी बात पर पहुंचना चाहता था। जी अब जैसे देख, मैंने जैसा कि कहा कि यहाँ फंड क्रंच है, और कुछ एक वैज्ञानिक इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि आगे का काम इस कंजूसी से नहीं चलने वाला है। जी तब अब बात हो रही है कि सिर्फ सरकार के फंड से यह प्रोजेक्ट नहीं चले। तब बात हो रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स को आने दिया जाए। आ भी रहे हैं। तो यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दुनिया में आज तक कहीं आपने देखा है कि निजी पूंजी बिना मुनाफा की गारंटी के किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ लगाया? न हुआ है, न होगा। जी पहली बात है। दूसरी बात है कि न सिर्फ निजी पूंजी, बल्कि विदेशों की पूंजी को भी इसमें घुसपैठ करने की छूट दी जाए। जो चिंता आप जता रहे थे वो यहां से शुरू होती है। जी उसका प्रवेश होगा। और टेक्नोलॉजी के भी मामले में हम इतना पीछे हैं कि इंडिपेंडेंट होकर हम इस प्रोजेक्ट को कितना दूरी तक बढ़ा पाएंगे, इस पर सबको शक है। जी जैसे आप देखिएगा, शुरू में ही जो हमारे यहाँ यह प्रोजेक्ट सब चला 1969 में जो शुरू हुआ, तो इसके पीछे उस समय की साम्राज्यवादी ताकत सोवियत संघ का हाथ था हाँ, बेशक और अंतरिक्ष वगैरह सपोर्ट कर में। रहा था। जी जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पहला जो उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था, वो जी रूस के ही लॉन्चिंग पैड से, सोवियत यूनियन के ही लॉन्चिंग पॉड से छोड़ा गया था। जी उसी ढंग से आज हम इस पूरी स्थिति को देखते हैं, तो जिस तरह से भू राजनीतिक खेमे में हो रहा है, खेमेबंदी, उसी ढंग से इस विज्ञान के क्षेत्र में भी और चांद पर पहुंचने की भी एक खेमेबंदी चल रही है। जी और वो खेमेबंदी क्या है? जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका ने एक मिशन तय कर लिया है कि वह 2025 तक वहां पर मनुष्य भेज देगा।
और वहां से वो यह एक चीज ये करेंगे कि वहां सर्वाइवल की कितनी संभावना है। यह एक तरफ प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट चीन इस बात के ये में है और इस दिशा में कदम भी उठा रहा है, और उसका लक्ष्य है कि 2030 के पहले वहां पर वह एक लेबोरेटरी स्थापित कर देगा। और ये सब चीजें होंगी, वहां जो लेबोरेटरी स्टैब्लिश होगा वह न सिर्फ चांद का अध्ययन करेगा, बल्कि आप कहिए कि उसको स्टेशन बना करके वह पूरे सौर मंडल का अध्ययन करेगा। बेशक। और उस पूरे सौर मंडल के अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसका उपयोग यहां आगे होगा। अब जी। इसमें जो खेमेबंदी हो रही है, तो अमेरिका की जो खेमेबंदी है, जो आर्टेमिस के नाम से जानी जा रही है, आर्टेमिस प्रोजेक्ट, तो इसमें 27 देश शामिल हो चुके हैं और 27वां देश भारत है। कि हमारे प्रधानमंत्री जब जून में गए थे जी। तो उन्होंने इस पर समझौता किया है, इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और उसी ढंग से चीन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी कई देश शामिल हो रहे हैं। और उस शामिल होने वाले देशों में रूस है, फ्रांस है, इटली है, पाकिस्तान है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स है। तो अब यहां भी मैं देख रहा हूं कि इस पैटर्न को आप देखिएगा, तो जो भू राजनीतिक पैटर्न है वह इस स्पेस के काम में भी वह पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी। और इस पैटर्न में भारत अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया है। तो अब यहां से जो रिसर्च होगा वह रिसर्च आप नासा और इसरो के संयुक्त प्रयास के रूप में होगा। और मैं दावे के साथ यह बात कह सकता हूं और जोर देकर कहना भी चाहता हूं कि अब वहां जो भी रिसर्च होने वाला है उसका सबसे ज्यादा फायदा नासा और अमेरिका उठाएंगे। बेशक। और तब अब वहां रिसर्च क्या क्या होने वाला है। अब जैसे एक रिसर्च है कि वहां साउथ पोल पर, जिसको लेकर के इतनी चर्चा है कि भारत की उपलब्धि की, तो साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश है। और वहां से यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि पानी की संभावना वहां से खोजी जा सकती है, फ्रोजन आइस की संभावना है। वहां कई रेयर एलिमेंट्स हैं, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, गोल्ड, प्लेटिनम। अगर ये सारे भंडार मिलते हैं तो इसका सबसे फायदा ज्यादा कौन उठाएगा? बेशक अमेरिका निश्चित है। तौर पर वह देश उठाएगा जिसकी पूंजी ज्यादा भारी लगी हुई है, जिसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा मजबूत है। तो भारत की हैसियत क्या बनेगी? जैसे आज पूरे दुनिया की राजनीति में वह किसी न किसी महाशक्ति के साथ जुड़ा रहा है। इंदिरा गांधी के समय में भारत पर एक साम्राज्यवादी ताकत की हैसियत से सोवियत संघ का प्रभुत्व था। और आज 1991 के बाद सत्ता चाहे जिसकी हो, उसको अमेरिकी प्रभुत्व में ही रहना है, अमेरिकी वर्चस्व के अधीन ही रहना है। यह भारत की नियति बन गई है। तो इस मिशन का भी रिजल्ट यही होने जा रहा है कि इसको अमेरिकी प्रयास के पिछलग्गू की हैसियत से आगे बढ़ना इसकी नियति बन गई है। यह एक खतरनाक पोजीशन है। और इसका अब हम एक और एस्पेक्ट पर बात करें। देश के लिए हम लोग खूब खुश हैं, ताली बजा रहे हैं, जी। लेकिन जरा ये तो कि जिस देश का प्रधानमंत्री
एक तरफ चांद के मिशन पूरा करने पर ताली बजाता है और गर्व करता है, वहीं वह इस बात पर भी गर्व करता है और पूरे गर्व के साथ घोषणा करता है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जिंदा रखे हुए हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि जो देश चांद पर उतर रहा है उसकी 80% आबादी आज भी राज्य के इमदाद पर आशा लगाकर बैठी हुई है। इस देश से विज्ञान की में कितनी प्रगति की उम्मीद करेंगे? जी और आप एक ही चीज से समझिए, अब थोड़ा यहाँ इसमें हम एक क्लास बैकग्राउंड से देखें जी तो जो यहाँ का मेहनत का सवाम है उसको क्या मिलने जा रहा है? उसको यही मिलने जा रहा है जो मैं एक नमूने के तौर पर मैं बता दूं, और यह चर्चा में बात आ भी चुकी है कि इसी राज्य में, इस राज्य की राजधानी में हटिया है जहां एचईसी है, और एक जमाने में हैवी इंजीनियरिंग वर्क के लिए वह भारत का पायोनियर प्रोजेक्ट हुआ करता था। वह बंदी के कगार पर है, वहां के मजदूर भूखों मर रहे हैं, और उन्होंने इस चंद्रयान के उड़ान के लिए जो बेस बना है उसके निर्माण में योगदान किया है, और उनको 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, जी जी और महज 1,000 करोड़ मांग रहे हैं, और 1,000 करोड़ नहीं मिल रहा है। तो क्या इससे हम भविष्य का अंदाज नहीं लगा सकते कि क्या होने जा रहा है? तो अब अंत में लगता है हम लोगों का समय भी हो रहा होगा। जी 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 अंत में अगर हम इसको निष्कर्ष के तौर पर देखें तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है और उसको लेकर के अमेरिकी अर्थव्यवस्था में और हमारे बीच में जो गैप है वह इस रिसर्च प्रोजेक्ट को भी प्रभावित करेगा। अब जैसे एक इसमें और आंकड़ा मैं आपको बता दूं, जी अमेरिका का पूरा स्पेस रिसर्च का बजट कितना है मालूम है आपको? नहीं 61.97 बिलियन डॉलर। हम्म सेकंड पोजीशन में चाइना है, उसका है 11.94 बिलियन डॉलर। और आज हम लोग जो साउथ पोल पर, चांद के साउथ पोल पर उतरने की वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर ताली बजा रहे हैं, और सही ही बजा रहे हैं। वैज्ञानिकों तक, राजनेताओं के श्रेय देने पर मुझे शक है। जी भारत का बजट कितना है? 1.93 बजट, या सॉरी बिलियन डॉलर। तो अब तुलना कीजिए, ऑलमोस्ट 62 बिलियन डॉलर और ऑलमोस्ट 2 बिलियन डॉलर। फिगर को हम राउंड कर देते हैं। जी 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 तो इतने बड़े अंतर के साथ क्या हम उम्मीद करें कि हम अमेरिका से compete कर पाएंगे? नहीं तो बेशक अगर यह तक हमारे अंदर है कि हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास का कहीं अल्टीमेट फायदा अमेरिका ना उठाए और हमको उसके जूठन पर जीने के लिए मजबूर होना पड़े, जैसा कि हम अर्थव्यवस्था के मामले में झेल रहे हैं, जी तो राकेश जी यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं हो। मैं चाहता हूं कि इस खतरे के प्रति इस देश को सतर्क होना चाहिए, जी और फिर जो आपाधापी धरती को लूटने के लिए लगी हुई है इस पूरी साम्राज्यवादी व्यवस्था के द्वारा, जी वही आपाधापी चांद को लूटने के लिए होगी। और जैसे धरती के पूरे इकोसिस्टम को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है, जहां बस्ती की बस्ती धंस रही है, चले जाइए हिमालयन रीजन में, तब समझिए पूरे अंतरिक्ष का इकोसिस्टम इंक्लूडिंग चांद जब डिस्टर्ब होगा तो धरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी और अंत में हम यही बात कहेंगे कि विज्ञान
अपने आप में निर्दोष होता है। जी वैज्ञानिक जब अनुसंधान में जाते हैं तो वर्ग दृष्टि से काम नहीं करते हैं, जी लेकिन जैसे ही उनका अनुसंधान समाज में आता है तो जो शासक वर्ग होता है वह उसका उपयोग अपने अनुसार कर लेता है। अगर पूंजीपति वर्ग की सत्ता है तो अपने अनुसार करेगी, मजदूर वर्ग की सत्ता है वह अपने अनुसार करेगी। इसको एक उदाहरण से ही मैं आपको समझा दूं। सोवियत संघ में औद्योगिक विकास हुआ, उसका फायदा किसको मिला? बाय एंड लार्ज मजदूर वर्ग को मिला, क्योंकि वहां जब 1930 के दशक में 1935-36 के बाद वहां मजदूरों के वर्किंग आवर घटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वहां 7 घंटे का वर्किंग आवर लागू हो गया था। और हमारे देश में क्या हो रहा है, जैसे जैसे मशीनीकरण बढ़ रहा है वैसे ही वैसे मजदूरों की छंटनी हो रही है, बेकारों की फौज बढ़ रही है, भूखमरी जी बाढ़ की हमारे समाज को लील रही है। तो यह तस्वीर हमको यहां पर भी याद रखनी चाहिए कि चांद का जब दोहन होगा तो वह क्या उन भूखे नंगों के लिए भी कोई फायदा पहुंचाएगा या थैलीसाहों की तिजोरी में जाएगा, चांद लूट लिया जाएगा फिर इन्हीं थैलीशाहों के द्वारा। इसलिए हम अंतिम रूप में यही बात कहेंगे जी कि अगर पूरे पर्यावरण को बचाना है, अंतरिक्ष के इकोसिस्टम को बचाना है, सारी मानवता को बचानी है, इस व्यवस्था का नाश तो करना ही होगा। जी और अंततः फिर अंतिम बात कह दूं कि इस सब का समाधान एक ही है, मजदूर वर्ग की सत्ता की स्थापना, मेहनत कशों की सत्ता की स्थापना। यही मेरा संदेश है। जब आज देश सबसे खुशी मना रहा है उस बीच में भी मेरा संदेश यही होगा, और यह हमारे लिए खुशी का सबसे बड़ा अवसर होगा। जी। तो सर, अभी तक की जो बातचीत हुई इसका लबोलुआब यह है कि ठीक है, हम अपनी उपलब्धियों से खुश हैं, इस पर उतरा रहे हैं, लेकिन आम जनमानस के लिए जो खुश होने की असली वजह होनी चाहिए वो कहीं उस उपलब्धियों के इर्द गिर्द नहीं दिख रही है। जो इससे जो संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं उसमें उसमें कहीं आम आदमी फिट नहीं बैठ रहा है। तो हाँ, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर हम आपसे बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर भी। हम चाहेंगे कि हम दूसरी किस्त भी लोगों के साथ लेकर आए, क्योंकि जानकारी बहुत अच्छी है और इतनी जल्दीबाजी में इसको समेट नहीं पाए हैं। तो फिर हम इस पर आपसे चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।